सही कह रहे हैं आप। ओके, आई एम सॉरी। हो रही ओके, सो हमने ये देख लिया जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। हम ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अपने प्रोजेक्ट मैनेजर और बाकी जो हमने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एट दिस स्टेज फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो एचआर मैनेजर है, लेट्स से वो अभी तक उसका नाम फाइनली हुआ, तो हम एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। देन लेटर ऑन जब हम टीम एक्वायर कर लेंगे तो हमें उनके नाम मिलते जाएंगे, तो इन डॉक्यूमेंट्स को हम अपडेट करेंगे। अब ये देख रहे हैं कि यही चीज मैंने आपको रेकी चार्ट पे भी कही है, यही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। ये मैं इसलिए आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि आगे हम जब एक्वायर टीम के वो आउटपुट्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चार्ट्स और ब्रेकडाउन ये जितने भी बनाते हैं, आरबीएस रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स और इस तरह की चीजों पे हम एक्चुअल में फिर नाम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बेसिकली आपको कहता है कि ओके ये मुझे प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद वहाँ पे पीपल चाहिए होंगे, एचआर यानी कि मटेरियल चाहिए होगा और इक्विपमेंट चाहिए होगा। आगे मशीनरी का अलग से करना है तो कर दें, या मशीनरी एंड इक्विपमेंट इकट्ठा करके उसको दो में डिवाइड कर दें, एक तरफ इक्विपमेंट ले जाएं, एक तरफ मशीनरी ले जाएं। ठीक है, अच्छा, और अगर फर्दर आपने इसी के अंदर बेशक डाल दें या अलग कर दें, अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए तो वो चीज़ ऐड हो जाएगी, कुछ सर्विसेज चाहिए, यूटिलिटीज चाहिए, वो ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, देन आप इसके अंदर पीपल के अंदर आप कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होगी, ये तो मेरी कोर टीम है, और इसके अंदर में एक लीड प्रोजेक्ट मैनेजर है, लेट्स से एक बिजनेस एनालिस्ट है, और इसी तरह आईटी से रिलेटेड आईटी डिपार्टमेंट के मुझे डाटा आर्किटेक्ट चाहिए, डेवलपर्स चाहिए, टेस्टर चाहिए। एट दिस स्टेज मैंने एक तो नाम नहीं लिखे ऑब्वियसली, दूसरा मैंने उनकी क्वांटिटी भी नहीं लिखी। मैंने सिर्फ प्लान किया कि ये लोग चाहिए होंगे। एक्चुअल में जो क्वांटिटी है, कितने कितने लोग चाहिए, किस स्केल के चाहिए, ये क्लैरिटी आती है जब मैं रिसोर्सेज के एस्टिमेट करूंगा। उसमें मुझे पता चलेगा मुझे एक या दो बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, मुझे 5 डेवलपर्स चाहिए, मुझे 3 टेस्टर्स चाहिए एंड सो ऑन। एट दिस स्टेज हमने क्योंकि वो एस्टिमेट किए नहीं है, इसलिए हम सिंपली अपना एक स्ट्रक्चर अपनी क्लैरिटी के लिए प्लान कर रहे हैं कि ये चीजें हमें चाहिए होंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये उसी की एक शक्ल है। एक बेहतर एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाना है, तो आप कहते हो कि फैसिलिटीज में मेरे पास एक मीटिंग रूम होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो एक लिखा हुआ ना, ये इस स्टेज पे नहीं होगा। ये एक्चुअल में मैंने एस्टिमेट एक्टिविटीज पे आपको दोबारा जाके दिखाऊंगा। ये उस वक्त होगा, हमें मीटिंग रूम चाहिए, या अगर स्कोप के अंदर है तो यस एक मीटिंग रूम चाहिए, स्कोप में डिफाइन हुआ हुआ है। फिर कॉन्फ्रेंस रूम एक चाहिए तो वो लिखा होगा। इक्विपमेंट, मुझे कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड इक्विपमेंट चाहिए, अगेन टैबलेट्स हैं, 2 चाहिए। अगर तो ये रिसोर्सेज या ये चीज़ें हमें ऑलरेडी स्कोप के अंदर डिफाइंड है तो फिर तो चाहिए होगा, लेकिन अगर स्कोप के अंदर नहीं है तो फिर हम ये एस्टिमेट करेंगे जब हमें एक्टिवेट सॉरी रिसोर्स एक्टिव एस्टिमेशंस हम लगाएंगे, जो कि इससे अगला प्रोसेस है एंड सो ऑन। अच्छा, फिर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को आपने उसके एडवांटेजेस को आप वापस जाके पढ़ना है जब भी आप पढ़ें स्कोप के अंदर। तो आपने वहां पे देखा था कि WBS इज यूज्ड फॉर सो मेनी पर्पसेस। बेसिकली हम कहते हैं कि हम वर्क को ब्रेक डाउन करते हैं सो दैट हम उस लेवल तक ब्रेक डाउन कर दें कि जहां पे हमारे लिए एस्टिमेशन करना, मैनेज करना और कंट्रोल करना आसान हो जाए, है ना। तो अब आप ये देखें कि ये, और इसी तरह हम कहते हैं कि हम उसको एज ए कम्युनिकेशन टूल भी यूज करते हैं कि लोगों को प्रेजेंटेशन देनी हो तो हम बता सकते हैं, प्रोग्रेस शो कर सकते हैं। सो ये अब बिल्कुल उसी तरह मैं रिसोर्सेज के लिए भी WBS यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं हर वर्क पैकेज लेवल पे आके उस वर्क पैकेज की जो रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, हम वो यूज कर सकते हैं वहां पे, या वो दिखा सकते हैं। ठीक है, लेट मी चेक। अगर मैं एक छोटी सी चीज शायद इट मे टेक अ व्हाइल, बट आपको कहीं वो WBS प्रो नजर आ रहा है लिखा हुआ? कौन से वाला WBS प्रो? मैंने भी काफी अर्से से यूज नहीं किया, उस पे वो बना तो होता है। हाँ, ये रहा। ये आपके पास WBS ना बनाने का एक वो टूल है, और ये टूल फिर फर्दर चीज़ों को ट्रांसफर कर देता है किसी भी आप चाहो तो लाइक MS प्रोजेक्ट में आप इसको उधर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, आप जो WBS यहाँ पे बनाओगे उस WBS को आप कर सकते हो। ये मैंने पहला टास्क कर, लेट्स से ये मेरा प्रोजेक्ट का लेवल है, और ये मैंने एक कर दिया। अभी मैं इसको ना जल्दी जल्दी बस एक वो ब्रेक डाउन करूंगा, और इसके अंदर हमने कहा सिविल वर्क चले।
सिविल वर्क हो गया। उसके बाद इसी के साथ एक चीज़ है जिसको हमने कहा क्या करें, इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है जी। उसके बाद हमने एक और कहा लेट्स से प्लम्बिंग। बस हम इतना ही रखते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं। अच्छा, उसने उसी को कर दिया, सॉरी, उसने फर्दर ऐड ही नहीं किया। चले इसको अब मैं इलेक्ट्रिकल कर देता हूँ। क्या हो गया यार, 12। ठीक है, इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक्स। अच्छा, विद इन इलेक्ट्रिकल, चलो विद इन सिविल वर्क हम कर देते हैं क्या करें जी, बाउंड्रीज, चले बाउंड्री वॉल। अच्छा चलो, मैं इसी के अंदर ना पेंट वर्क भी ऐड कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अच्छा, अब ये मैंने एक काम किया, फाइन। इसके अंदर ना कुछ प्लानिंग, ये इस वाले व्यू को हम कहते हैं, ये प्लानिंग व्यू है। और ये इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये प्लानिंग व्यू है। इसके मल्टीपल व्यूज और भी हैं। अच्छा जी, अगर मैं आपको कहूँ आवर्स एंड कॉस्ट व्यू, तो वो इस तरह करता है। बाउंड्री वॉल के लिए इतने घंटे टाइम चाहिए, ये रेट होगा या ये टोटल कॉस्ट होगी। तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं। अच्छा, एक और मुझे व्यू देखने दें, फ्लैग व्यू वाला कौन सा है? ये वो टाइम रिलेटेड है कि ये एक्टिविटी नंबर 2 1 डे लेगी, इस डेट को स्टार्ट होगी, इस डेट। ये आपको स्केड्यूल के लिए ये व्यू बड़ा अच्छा लगता है, ये अच्छा बेहतर है। इसी तरह क्रिटिकल पाथ व्यू है, ये आप देखें वो इस तरह बता देता है कौन कौन सी एक्टिविटी अगर हो तो। अभी ज़ाहिर है हमने वो क्योंकि डेट एंटर नहीं की, एक चीज़ ये आ गई, इस तरह हमने देख लिया। अच्छा, इसी तरह मैं अगर यहाँ पे रिसोर्सेज का व्यू भी हम ऐड कर सकते हैं किसी तरह, मतलब एक अगर यहाँ पे और चीज ऐड कर दूं मैं, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, तो हम वो भी लिख सकते हैं। तो मुझे प्लम्बिंग के लिए कितनी रिसोर्सेज चाहिए, 2 फलां चीज चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए, लेट्स से, और एंड सो ऑन। तो हम ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये भी एक प्लानिंग का मेथड है जिसमें हम WBS को एज अ टूल फॉर आवर प्लानिंग पर्पसेस हम यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, नाउ पोजीशन डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो हम जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ये वो है। अभी तक जो हमने देखी थी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी सारी, लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि देयर विल बी एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो विल बी रिस्पांसिबल फॉर दीज थिंग्स। उसके बाद और उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, एंड देन उसके नीचे जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो हम करेंगे, और उसकी जो फर्दर रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद करेगा। लेट्स से ये प्लानिंग टीम का हिस्सा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो वो आपको एस्टीमेट के दौरान उसकी रिक्वायरमेंट्स टोटल बता देगा। फिर फिजिकल रिसोर्स डॉक्यूमेंटेशन, ये मेनली अभी तक हमने ये जो लास्ट वाला किया, ये वो था उसका HR से रिलेटेड। फिजिकल रिसोर्स डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे? इन एडिशन टू मैपिंग आउट द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ HR, द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट प्लान अहेड for usage of physical resources. The project manager must document the physical resources needs, which may involve adapting tools and techniques often used for other purposes. For example, again, वही WBS में जैसे मैंने आपको बता रहा था कि वो भी आप यूज कर सकते हो। WBS could also be used as a reference to ensure that all necessary physical resources for each work have been secured. ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सिक्योर, इसके बारे में याद रखें कि हमने मतलब डिफरेंट स्टेजेस से चलते हैं। एक होता है हमारे पास रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, पहले तो हमें खुद पता नहीं होती, तो हम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पता करते हैं कि क्या किस किस टाइप की रिसोर्सेज चाहिए होंगी। फिर हम उनकी क्वांटिटी देखते हैं, और अगर लाइक फिजिकल रिसोर्सेज हैं तो मे बी उसका कोई ग्रेड वगैरह वो भी देखते हैं, और HR टाइप है तो फिर हम उसका रिक्वायर्ड स्किल लेवल देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद होता है उस टीम को हमने एक्वायर करना। एक्वायर करना, और ये दो अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं, एक्वायर करना या उस रिसोर्स को सिक्योर करना, या उसके लिए नॉमिनेट करवाना। मसलन मैं एक डिपार्टमेंट को कहता हूँ हमें से 2 लैब इंजीनियर्स चाहिए होंगे, वो नॉमिनेट कर दीजिएगा, और वो नॉमिनेट कर देते हैं। अब ये रिसोर्स कमिट हो गई हमारे साथ, यस हमें मिलेगी, लेकिन एक्चुअली जब हम उसे सिक्योर करेंगे, एक्चुअली उसके ऑब्टेन करेंगे, वो तब करेंगे जब हमारे पास वो एक्टिव स्टार्ट होगी और जब हमें उस रिसोर्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली सिक्योर्ड का मतलब ये है कि आपने उसको ऑब्टेन कर लिया है, अब आप उसको यूज कर सकते हो, या वो आपके साथ अगर रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है तो आप उसको वो आपके साथ काम कर सकता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है ना, ये जो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, जनरल ऑर्गेनाइजेशन, मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज हैं।
मसलन एक और लेबर से रिलेटेड है, कोई एक जो है वो आपको कहती है कॉन्टिजेंसी थ्योरी है, एक कोई लीडरशिप थ्योरी है, एंड मल्टीपल चीज़ें हैं इसके अंदर। बिल्कुल उसी तरह आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को क्या ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड ये क्या ठीक है? ब्यूरोक्रेटिक चैनल आप बनाओगे, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन आपकी कैसे काम करेगी? लीडरशिप स्टाइल है तो किस तरह काम करेगी? इसी तरह जो हमने अभी जेआईटी, लीन, काइज़न, सिक्स सिग्मा वगैरह पढ़े हुए हैं, वो कैसे काम करेगी? तो एक जर्नल थ्योरी जिसकी बेस पे आप सारी चीज़ें करते हो अपनी पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन की वर्किंग रिलेशनशिप उस बेस पे एक्चुअल में चल रहा होता है। आप ये देखिए मैं इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ देता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट की ऑर्गनाइज़ेशन में काम करते हैं, मैं प्रोजेक्ट ऑर्गनाइज़ेशन की नहीं बात कर रहा, इन जनरल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे लोअर लेवल्स पे पावर्स बहुत कम होती हैं और उनका चैनल छोटी-सी चीज़ को पूछने के लिए ना आपको लाइक 10 स्टेप्स ऊपर चीज़ भेजनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक चैनल है और ये बहुत ज़्यादा वो है लंबा चैनल होता है। एक और होता है जिसमें लेयर्स कम होती हैं। एक एक लेयर आती है, दूसरी लेयर होती है, वो स्प्रेड बड़ा होता है और उसके बाद शायद तीसरी लेयर हो। अब इस केस में आपको पावर्स जो है ना वो नीचे डेलीगेट हो जाती हैं। ये अब ब्यूरोक्रेटिक चैनल नहीं है। आपने इसमें पावर्स नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अब ये बेसिकली वो थ्योरी है कि आपने ये वाला अडॉप्ट करना है या ये वाला अडॉप्ट करना है। ठीक है? इट डिपेंड्स कि आप कौन-सी थ्योरी बाज़ दफ़ा आप कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरीज़ भी अप्लाई कर रहे होते हो। ऑर्गेनाइज़ेशन थ्योरी में फ़िलहाल आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल से मुराद इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं आउटपुट्स प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या हैं, तो ऑब्वियसली रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान इज़ वन ऑफ दोज़ थिंग्स जो हम बनाएँगे यहाँ पे। द प्राइमरी रिज़ल्ट ऑफ द planned resource management process is of course a resource management plan. Large projects having hundred of resources require a plan for when and how resources will be added, managed and released. रिलीज़ भी आपने करना है। ऑब्वियसली सारी रिसोर्सेज़ थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपके साथ काम नहीं कर रही होंगी। तो आपने ये इंश्योर करना होगा कि रिसोर्सेस से को रिलीज़ करने से पहले आपने जो साइन ऑफ्स लेने हैं, हैंडिंग टेकिंग ओवर करनी है, उसको एनओसीज़ वगैरह क्लैरिटी लेनी है, वो पहले करेंगे और उसके बाद आप उनको जाने दोगे, एक बात। दूसरी बात, एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसको हम कहते हैं कि आपने लेसन लर्न्ड जो उस रिसोर्स से रिलेटेड है, जिनको आपने रिलीज़ करना है, वो ज़रूर करवा लें। मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ। उससे लेसन लर्न्ड लिखवा के, फाइनल करवा के फिर उसको भेजेंगे आप। ठीक है? आपने रिसोर्सेज़ को ऐसे नहीं छोड़ देना, तो रिलीज़ करने का भी एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होगा जो आप अपने इस प्लान के अंदर लिख देंगे। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में और फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में अलग-अलग बात करें, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हू, व्हेन, हाउ मेनी, व्हाट स्किल्स, व्हाट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, ड्यूरेशन, ये आप जनरली यहाँ पे लिखते हो, ठीक है? बट अगेन एज़ आई सेड कि आपने एक जर्नल आइडिया तो यहाँ पे आप लिख देते हो, हाउएवर आपको एस्टिमेट्स जब आप प्रॉपर करोगे, उस वक़्त आपको ये क्लैरिटी होती है कि ये स्पेशली हाउ मेनी और और व्हेन, ये व्हेन वाला जो है ये वो ड्यूरेशन एस्टीमेट से आप या जैसे ये ड्यूरेशन एस्टीमेट भी लिखा हुआ है, ये 2 चीज़ें स्पेशल ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत चेंज होती हैं। इट डिपेंड्स कि आपको कितनी जल्दी एक्टिविटी करानी है, आप एक एक्टिविटी की कॉस्ट मिनिमम कितनी रखना चाह रहे हैं एंड सो ऑन। अच्छा, बट व्हाटएवर द केस मे बी, उसके लिए जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप चाहे आपके पास अभी बंदा नॉमिनेट नहीं हुआ, आप ये लिख देते हो कि एक रेज़िडेंट इंजीनियर होगा, तो रेज़िडेंट इंजीनियर क्या-क्या काम करेगा, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ज़रूर लिखोगे, ठीक है? फिर प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइज़ेशनल चार्ट्स हैं, ये जो अभी आपने देखा था कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसके नीचे ये लोग काम करेंगे और ये लोग काम करेंगे, ये प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइज़ेशन चार्ट है। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज़, फिर आप ये डिफाइन करते हो कि आपने ह्यूमन रिसोर्सेज़ को कैसे एक्वायर करना है, किसको इंटरनल करना है, किसको एक्सटर्नल करना है और अकॉर्डिंगली आप उसका प्लान बना लेते हो। ट्रेनिंग, टीम डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, वो कैसे-कैसे होंगे, किस-किस एरिया को फोकस करना है, वो सारे का सारा प्लान भी आप ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड यहाँ पे बनाएँगे। प्रोजेक्ट टीम की मैनेजमेंट, अब एक चीज़ है यहाँ पे टीम चार्टर, ग्राउंड रूल्स ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन, लाइक अगर मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल चलो बल्कि ये मैं थोड़ी देर में आगे टीम चार्टर एक्सप्लेन करता हूँ आपको, उसमें बता दूँगा। कंप्लायंस, कुछ सेफ्टी के रूल्स हैं, कोई एचआर से रिलेटेड रूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी
एचआर को कितने घंटे काम करवा सकते हो, आप चाइल्ड लेबर ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ठीक है? अगर आपका ख़वातीन फैमिलीज़ स्पेशली जो है वो काम कर रही हैं, तो क्या आपने जनरली ये जो बच्चों को साथ डे केयर की फैसिलिटी देनी है या नहीं देनी है एंड सो ऑन। अच्छा, इसी तरह बाज़ दफ़ा सेफ्टी के कुछ रूल्स प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको कंप्लाई करने पड़ते हैं, स्पेशली आपका वर्क जहाँ पे रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और फिर रिलीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज़, ये भी आप सारे का सारा प्लान लिखोगे। एंड नाउ यू सी कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स पे आपने अगर ये चीज़ें नहीं लिखी तो ऑब्वियसली आप मतलब पाकिस्तान में शायद ये इतना इफ़ेक्ट ये चीज़ ना मैटर करती हो, बट आप पे बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस या इंडिविजुअल्स आपको सू कर सकते हैं इस चीज़ पे। फिर फिजिकल रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, अगेन बिल्कुल उसी तरह व्हाट, व्हेन, हाउ मेनी, व्हाट टाइप, क्वालिटी, ग्रेड एंड ड्यूरेशन। प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग फिजिकल रिसोर्सेज, इंटरनल और एक्सटर्नल अगर है तो प्रोक्योरमेंट होगी। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, आपने जो मटेरियल्स लेंगे, क्या ऐसा है कि वो आपके पास आएगा और साथ के साथ कंज्यूम होता जाएगा, या दरमियान में आपने एक इन्वेंटरी हर वक्त मेंटेन रखनी है कि यार ये ना हो कि मेरा काम रुक जाए, बिकॉज़ अगर जस्ट इन टाइम करते हैं तो उसमें एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ये होता है कि आप अपनी इन्वेंटरी को बहुत कम रखते हो। सो थोड़ा-सा भी अगर आपका रीवर्क या एक्स्ट्रा आपको चीज़ ज़रूरत पड़ गई तो आपके पीछे स्टोर में कुछ नहीं होता। तो ऐसे केस में फिर आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो या वो आता है अगला ऑर्डर, तो तब आपको चीज़ मिलती है। तो आपने कोई इन्वेंटरी का मैनेजमेंट सिस्टम करना है या नहीं करना। मैनेजमेंट साइंसेज़ अगर आपने पढ़ी भी हो तो उसके अंदर ये इन्वेंटरी की डिमांड्स रेज़ करना कि क्या एप्रोप्रिएट लेवल है, कितनी चीज़ें मेरे पास बाकी बच जाएँगी, कितना मटेरियल बाकी बच जाएगा, तो नाउ आई शुड स्टार्ट द एक्विजिशन प्रोसेस, कहीं से बाहर से मैं एक्वायर करना शुरू कर दूँ सो दैट ये इन्वेंटरी जो है वो खत्म होने से पहले-पहले अगली आ जाएगी। अच्छा, फिर कौन इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कितनी इन्वेंटरी यूज़ हुई, कितनी वहाँ से आई, कहाँ-कहाँ यूज़ हुई, ऑब्वियसली यहाँ से किसी के घर भी जा सकती है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें भी आपने देखनी है। फिर रिलीज़ ऑफ रिसोर्सेज़, अगर आपने कोई ट्रैक्टर्स, बुलडोज़र्स कोई ऑफिसेज़, कोई बिल्डिंग्स वो आपने एंगेज की हुई हैं, तो वो जब आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप उन रिसोर्सेज़ को रिलीज़ कर दोगे, जैसे हमने ह्यूमन रिसोर्स रिलीज़ कर दी थी। अच्छा जी, अब ये एक मेरी फ़ेवरेट कोटेशन है, सॉरी, ठीक है, ये एज़ अ कैडेट आई लर्न्ड दिस, और मुझे किसी ने मतलब ज़ाहिर है सीनियर्स ने हमें ये डंडे से याद करवाई थी, बट इट्स वंडरफुल थिंग। मैं ये एक्चुअल में ना इससे आगे मैंने कुछ थ्योरीज़ आपको पढ़ानी है दैट इज़ रिलेटेड टू मोटिवेशन, और ये उसकी बेसिक्स के लिए दिस इज़ अ वंडरफुल स्टेटमेंट, आई रियली लाइक इट। सो इट सेज़, ये एक जॉन पॉल जोन्स थे, और ये अमेरिकन एक वो फाइटर थे जो इनकी नहीं आज़ादी की जंग थी उसमें उसने काफ़ी काम किया, तो उसके कुछ लेटर से कंपाइल किए थे अगस्टस ने, और उस उसमें से ये चीज़ एक निकली थी। एनीवेज़ व्हाट डज़ ही सेज़, वो कहता है कि इट इज़ बाय नो मीन्स इनफ दैट एन ऑफिसर ऑफ द नेवी शुड बी, यहाँ पे आप ऑफिसर ऑफ द नेवी को काट के आप यहाँ पे कोई भी लीडर लगा सकते हो, ठीक है? आप प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम लगा दें। शुड बी अ कैपेबल मैरिनर, ओके फाइन, वो जो भी अपना काम करता है, यहाँ पे तो कैपेबल मैरिनर है, बट जो भी अपना काम करता है, वो तो उसे होना चाहिए, ही मस्ट बी दैट ऑफ कोर्स, बट आल्सो अ ग्रेट डील मोर। ही शुड बी एज़ वेल एज़ अ जेंटलमैन ऑफ लिबरल एजुकेशन, रिफाइंड मैनर्स, वगैरह-वगैरह, ठीक है जी? अब यहाँ पे जो येलो में लिखा हुआ है आपके लिए कि छोटे से छोटा भी कोई भी अच्छा काम अगर किसी ने सबऑर्डिनेट ने किया है, वो उसकी अटेंशन से या उसकी नज़र से कभी भी चुप और ओझल नहीं रहना चाहिए, ठीक है? और उसे इट मस्ट नॉट बी लेफ्ट टू पास विदाउट इट्स रिवॉर्ड। आप उसको ज़रूर एक्नॉलेज करें, रिवॉर्ड दें, चाहे आप रिवॉर्ड जो है ना उसको एक एक जस्ट वर्ड ऑफ अप्रूवल दे दें, थे उसको वेल डन कह दें, दैट इज़ इवन इनफ। और इसी तरह कोई छोटे से छोटा जो है ना फॉल्ट उसकी नज़र से ओझल नहीं रहना चाहिए, और उसके अलावा उसने ये भी देखना है कि ये जो फॉल्ट है ना, ये फॉल्ट क्या सुस्ती का नतीजा है, या उसने एफर्ट पूरी की थी बट फिर भी गलत हो गया। इस चीज़ को भी उसने देखना है, या वो इनकॉम्पिटेंट है या बस मेयरली एक एक्सीडेंट हो गया, इन चीज़ों को भी वो देखेगा। सो उसने हर अच्छी होने वाली अच्छी चीज़ को एप्रिशिएट करना है, और हर रॉन्ग एक्ट को उसने ऑब्जर्वेशन में रखना है। दिस इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरी प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करोगे तो। इसको आप बाद में डिटेल में पढ़ लीजिएगा इफ यू वांट टू। So a project manager must motivate their team, especially when working on a project in a matrix organization. वो क्यों?
मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में लोग परमानेंट आपके नीचे काम नहीं कर रहे होते, ना उनका करियर पाथ आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है। तो आप उनको किस तरह अपने प्रोजेक्ट पर मोटिवेशन से रिलीजियसली काम करने के लिए होल्ड रख सकते हो। ऑब्वियसली यू नीड टू फॉलो सम स्ट्रेटजी जो उनको मोटिवेट रखे कि आपके प्रोजेक्ट को वो सिंसियरली उस पर आकर काम करें। इफ योर टीम मेंबर्स आर नॉट मोटिवेटेड, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू बी इफेक्टिव एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। There is not this is not to say that great project managers do not have issues। मतलब ये मकसद नहीं है कि आप जो है ना मोटिवेट, आपने अगर ये थ्योरीज फॉलो कर दी तो वाकई सब मोटिवेट हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स फिर भी आएंगे, लेकिन एट लीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपने मोटिवेशन के लिए कोई एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसको आप प्रॉपर वेल थॉट एफर्ट के तौर पे कर रहे हो। एक सिंपली कह देना कोई आ गया और उसने अच्छा काम परफॉर्म किया, आपने कहा वेल डन, एक ये अप्रोच है। और एक ये है कि आप एक्टिवली लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको मोरल बूस्ट करने के लिए बार बार उनके पास जाते हो, उनकी प्रोग्रेस को देखते हो, वेल डन करते हो, जिसको आप बकअप करते हो, हल्लाशेरी देते हो उनको। तो ये चीज प्लान्ड वे में हो, ठीक है, एंड यू हैव गॉट टूल्स फॉर दैट। रिकग्नाइजिंग इंडिविजुअल एंड टीम अकम्पलिशमेंट, हर इंडिविजुअल की अकम्पलिशमेंट प्लस जो टीम काम कर रही होती है डिफरेंट एक्टिविटीज पे, उस टीम की अकम्पलिशमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मोटिवेट एंड गेन कोऑपरेशन फ्रॉम टीम रिगार्डलेस ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब ऑब्वियसली वो चाहे हमारे नीचे काम कर रहे हो, चाहे टेम्परेरी हैं, नो डाउट अपने डिपार्टमेंट में वो परमानेंट काम करते हैं, बट जैसे ही आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, everyone likes to be appreciated। ये बड़ी सीधी सी बात है। So excellent project managers include a plan to do so as part of their resource management plan. However, developing such a plan can be significant effort, and it should include when and how resources will be recognized and what actions or achievements will be rewarded। अच्छा, स्पेशली बड़े प्रोजेक्ट्स पे जब आप ना रिसोर्सेज के कुछ चीज़ें ऐसी हैं अपार्ट फ्रॉम जो आप वेल डन कहते हो, शाबाश कहते हो, इसके अलावा आप ना कुछ चीज़ें उनको लालच के तौर पे या मोटिवेट करने के लिए देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ट्रेनिंग करानी है और वो ट्रेनिंग लाइक सिक्स सिग्मा की करवा रहे हैं, आप क्वालिटी से रिलेटेड कोई करवा रहे हैं, बाहर का 1 हफ्ते का कोई ट्रिप है जहाँ पे उसने कोई कोर्स करके आना है या अदरवाइज़ कोई ड्यूटीज़ परफॉर्म करने जाना है। तो इस किस्म के इंसेंटिव्स को भी लोग एक्चुअल में ये भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। लाइक अगर आप ये कहें कि जो भी इस टीम पे बेस्ट परफॉर्मर होगा फर्स्ट 3 मंथ्स में मे बी हम उसको प्राइमावेरा का कोर्स करने यूके भेज दें। ठीक है? सो ये इस किस्म की चीज़ें अगर आपके प्लान में है तो लोगों को वो प्लान नज़र आते हैं, वो देखते हैं और अकॉर्डिंगली दे वर्क फॉर दैट। So a good start to planning how to use recognition and reward is to make a conscious effort to personally acknowledge the effort of team members. A smile and a thank you are often more meaningful than so-called reward, but you need to go beyond that in your planning. To make the rewards more personal, consider asking what your team members and stakeholders want to get out of the project on a professional and personal level। टॉक टू योर ड्यूरिंग प्लानिंग, आप अपने टीम मेंबर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं और बार-बार पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं? लाइक एक जो हम बड़ा फॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, आप इस प्रोजेक्ट पर आने के बाद आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ओके ठीक है, प्रोजेक्ट तो अचीव होगा, लेकिन आपके अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? विल इट हेल्प यू इन योर करियर पाथ? अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, विल दैट सर्व योर पर्पस? अगर आपको कोई ट्रेनिंग करवा दी जाए, विल दैट हेल्प यू इन गेटिंग प्रमोशन इन योर नॉर्मल डिपार्टमेंट? व्हाट डू यू वांट? आपको कोई लेटर ऑफ एप्रिसिएशन चाहिए फॉर योर मैनेजर? तो आप ये उनसे पूछ के अगर ये रिवॉर्ड सिस्टम बना लें, तो ये और भी ज़्यादा बेहतर होता है। Acha, so they might respond with such thing like, "I want to learn more about so and so thing. I want to decrease the time I'm allocated to this project." ये भी एक हो सकता है कि वो आपको कह सकता है कि मेरे preferred work hours ये वाले हैं, मुझे उसमें कर दें या इन 2 दिनों में मैं नहीं कर सकता। I want to make sure I have work on time on Tuesday. I leave work on time on Tuesday because मेरी कोई family obligation है। I want to be assigned a certain piece of work, हाँ मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ। I want to gain experience of that, या ये मेरी expertise है। So after getting such information, a project manager creates a plan that includes what recognition and reward will be given to whom and when.
As the project progresses, the plan may be iterated as new team members आ सकते हैं, उनकी अपनी preferences हो सकती हैं, उनको जो अवार्ड देने का रिवॉर्ड देने का क्राइटेरिया वो चेंज हो सकता है कि इसमें से किस बंदे की परफॉर्मेंस को किन क्राइटेरिया की बेस पे गेज किया जाए करेंगे और कैसे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा सो यू कीप रिवाइजिंग योर प्लान अच्छा अमेरिका इसके जो रिवॉर्ड रिवॉर्ड रिकग्निशन है उसके डिफरेंट वेज हैं बिल्कुल इनफॉर्मल वेज जो है उसमें सेइंग थैंक यू मोर ऑफन अवार्डिंग प्राइजेस फॉर परफॉर्मेंस रिकमेंडिंग टीम मेंबर्स फॉर रेजेस इवन इफ सच एक्शंस बाय प्रोजेक्ट मैनेजर मे नॉट बी ऑफिशियली पार्ट ऑफ टीम मेंबर्स अच्छा जैसे मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि एक तो ये हो कि आपको प्रॉपर लेट्स से एक टीम मेंबर ने आपके प्रोजेक्ट के ऊपर 7 मंथ्स काम किया है और इस केस के अंदर जो उसका फंक्शनल मैनेजर है वो उसका जो एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू लिखता है ना उस रिव्यू को लिखने से पहले वो फॉर्मल आपसे रिपोर्ट लेगा लेकिन अगर बाज दफा ऐसा होता है कि ये कहते हैं कि ये आपका रोल नहीं है ये फंक्शनल मैनेजर ही उसका रिव्यू करेगा बिकॉज मे बी उसने 2 महीने 3 महीने काम किया है तो बाकी एक्चुअल हम उसकी परफॉर्मेंस गेज करेंगे जो उसके डिपार्टमेंट में हुआ है इवन इन सच केसेस आपने एक फोन कॉल कर दें उनसे मिलते हुए कहें कि यार आपका टीम मेंबर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्पेशली अगर वो दोनों आमने सामने हैं तो इट्स गोइंग टू मोटिवेट दैट पर्सन ठीक है जी सो सेंडिंग नोट्स अबाउट ग्रेट परफॉर्मेंस टू टीम मेंबर्स मैनेजर्स प्लानिंग माइलस्टोन पार्टीज और अदर सेलिब्रेशंस एडजस्टिंग अच्छा इवन अगर आप ये कहें कि मैं आपको कहूँ वैसे तो आई डोंट नो ये इट विल वर्क और नॉट वैसे मैं आपको कहूँ कि यार अगर आप ट्यूसडे तक ये कर लेते हैं ना वी विल हैव अ बिग सेलिब्रेशन वी आर गोइंग टू like have a party or something okay so now planning milestone parties or other celebration adjusting the project to assign people to activities that want to they want to work on उनको वो काम दें जिस वो काम करना चाहते हैं assigning a team member to a non critical path अच्छा अगर कोई टीम मेंबर ऐसा है जो ऑलरेडी ओवरलोडेड है या उसके लिए कोई काम नया है तो आप उसको प्रेशर में ना डालें आप उसको नॉन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी पे डालें जिसके अंदर फ्लोट होता है ठीक है ताकि पास उसके पास मार्जिन हो और वो काम को अपने पेस पे सीख भी सके तो इस किस्म की चीजें भी आपका रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड क्राइटेरिया में है और ये बेसिकली सॉरी रिवॉर्ड प्लान के अंदर आती हैं और ये आप देखें कि आपका प्लान जो है वो कितना डाइवर्स बन रहा है ठीक है इट्स अ बिग प्लान और इट टेक्स टाइम एक्चुअली बहुत ज्यादा प्लानिंग एफर्ट में करना पड़ता है बट अगेन एज वी स्टडीड अर्लियर एज वेल कि आपने ये जो टाइम आप लगा रहे हैं ना इट्स गोइंग टू सेव योर टाइम इन द लॉन्गर रन वो जो प्रॉब्लम्स आने हैं क्योंकि आप उनको पहले ही प्रोएक्टिवली प्रिवेंटिव मेजर्स लेके एड्रेस कर रहे हो यू आर प्लानिंग द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग द वर्क सो मेन चीज डू आई आपसे अगर मैं पूछूं डू यू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स या डू यू डू देम सिस्टमेटिकली तो मेरा ख्याल है जनरली हम में से इस तरह स्ट्रक्चर्ड वे में कोई भी प्लान बना के कोई नहीं करता ठीक है अच्छा सो उसमें मैंने कहा था टीम चार्टर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ टीम चार्टर इज अ वर्किंग एग्रीमेंट डेवलप्ड बाय द टीम मेंबर्स खुद मिलकर बनाते हैं और ये आपके प्लान का हिस्सा बन जाएगा या अलग से आप चार्टर लिखते हो इट डिस्क्राइब्स द अप्रोच द टीम will take regarding communication, decision making, and conflict resolution, as well as ground rules for meetings. मसलन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ विल इट बी एक्सेप्टेबल कि हम 5 मिनट लेट आए विल इट बी एक्सेप्टेबल कि हम या कोई लंच ब्रेक होगी या आप 5 बजे ही छुट्टी करेंगे या आप लेट सिटिंग भी करेंगे अच्छा क्या हम अपॉइंटमेंट लिए बगैर डायरेक्टली किसी के ऑफिस में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं यू सी परमानेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर ये प्रोसीजर्स ये ग्राउंड रूल्स ये पहले से तय हुए होते हैं अच्छा किन दो पार्टीज में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया डिसएग्रीमेंट हो गया तो देन किसके पास ऊपर आपने क्यूरी को लेके जाना है कौन उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा डिसीजन मेकिंग किसके पास होगी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होगा मीटिंग्स के अंदर कैजुअल होके आना है लाइक प्रॉपर क्या टाई सूट पहन के आना है पूरा सूटेड बूटेड होके आना है फॉर्मल ड्रेसिंग में आना है या आप कैजुअल वे में मीटिंग में आ सकते हो मीटिंग्स फोन कॉल पे होंगी या रिटर्न आपको पहले कॉल किया जाएगा ठीक है सो देयर सो मेनी थिंग्स जो आपकी प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन पे फर्स्ट टाइम चीजें हो रही होती हैं तो आप वो ग्राउंड रूल्स शुरू से ही एस्टेब्लिश करना चाहते होते हैं ठीक है ये चीज आती है हमारे पास टीम चार्टर के अंदर सो सेटिंग ग्राउंड रूल्स कैन एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स विद इन टीम ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम
and if members have input in the creation of these rules, they are more likely to follow them. फाइन। वैसे अगर मुझे कोई कहता है कि सर वो ठीक है, मैं कहता हूँ यार आपने पंक्चुअलिटी के बारे में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ और इस किस्म का मैं कोई उनको लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे टाइम एक बता दें, उस टाइम पे आपने खुद फिर उस पे गुंजाइश नहीं है। तो अब वो मुझे कहता है कि सर ठीक है, सारे टीम मेंबर्स कहते हैं राइट सर, आपने ये 9 एएम की बजाय 9:30 कर दें। हमारे वर्क आवर्स 9:30 स्टार्ट कर दें। तो बस बाकी फिर उसके बाद दे विल हैव टू फॉलो, और मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि 9:30 से 5:30 होगा शाम को। एंड इफ दे एग्री तो फिर ठीक है। दूसरा उनको क्या, वो मुझे कहते हैं कुछ कि सर आप यूँ करें फ्लेक्सी आस्क कर दें थोड़े से कि 9 से 9:30 जो आएगा, जो 9 आ गया वो 5 बजे चला जाए, जो 9:15 पे आ गया तो वो शाम को क्वार्टर पास्ट 15 पे चला जाए, 5 पे चला जाए। नाउ सेटिंग ग्राउंड रूल्स, अच्छा सॉरी, ग्राउंड रूल्स कैन बी स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन द टीम इज मैनेज्ड वर्चुअली। एक और इशू है कि आप और हम जब ये लेक्चर हमने स्टार्ट किए थे, तो उस वक्त पहले लेक्चर के अंदर आपको मतलब हम तो ज़ाहिर है बहुत एक ही टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, एक ही जोन में काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन अमेरिका में हमारी जो टीम है, वो इस वक्त उठना शुरू होगी, और अगर वो इस वक्त हमें कॉल करना शुरू कर दे तो मे बी वी मे नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू देम। तो आपने स्पेशली वर्चुअल टीम्स के लिए जो है ना, ये ग्राउंड रूल्स पहले से क्लियर कर देने हैं। क्या वो वीकेंड्स पे कॉल कर सकते हैं, ऑफ आवर्स में कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बंदा होगा या नहीं होगा, एंड सो ऑन। सो ग्राउंड रूल्स में क्या कुछ है, उनकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। हाउ अ टीम मेंबर शुड रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट विद एन अदर टीम मेंबर। When members should notify project manager that they are having difficulty with an activity, rules for meetings, who is authorized to give direction to contractors। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे प्रोजेक्ट जो है ना, के कुछ टीम मेंबर्स हैं कुछ जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर से डील कर रहे हैं। मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्टर्स आए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, या हम लोग क्लाइंट की साइट पे जाके काम कर रहे हैं। तो अब वहां पे कौन-सा हम में से कौन होगा, या टीम में से कौन ऐसा बंदा होगा हू विल बी अलाउड कि वो डायरेक्टर से या क्लाइंट से या कॉन्ट्रैक्टर से बात करे। होता ये है कि बाज़ दफ़ा कोई एक टीम मेंबर डायरेक्टली कोई चीज़ कमिट करके आ जाता है, या कोई ऑर्डर पास करके आ जाता है ये कर दो। हालाँकि उसके पास उसके कोई राइट्स नहीं होते, कोई अप्रूवल नहीं होता। बाद में वो कहता है सर हमने ये कर दिया है, उसके पैसे दे दें एक्स्ट्रा, और हम कहते हैं कि हमने तो ये कहा ही नहीं था। नहीं सर आपके बंदे ने कहा था, और वो बंदा जो है ना वो ऐसा होता है जो अपने हम प्रोजेक्ट वाले भी उसको जो है ना उसकी बात नहीं सुन रहे होते। तो वो लेकिन कहीं ऑर्डर पास करके, तो इस किस्म की चीज़ें, हू इज़ ऑथराइज्ड टू गिव डायरेक्शन टू कॉन्ट्रैक्टर्स, या फॉर दैट मैटर क्लाइंट के साथ कोई कमिटमेंट करके आना, कौन इसके लिए हू हैव गॉट दैट अथॉरिटी। ओके जी, सो व्हेन एंड हाउ टू प्रोवाइड स्टेटस अपडेट्स टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। क्योंकि अब विद इन टीम की बात हो रही है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को कौन किस तरह अपनी रिपोर्ट्स देगा। मेथड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड अप्रूविंग चेंजेस टू टीम मेंबर्स कैलेंडर्स। अच्छा, एक और चीज़, एक होता है हमारे पास प्रोजेक्ट का कैलेंडर, ठीक है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का कैलेंडर। ऑर्गेनाइजेशन का कैलेंडर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन 9 से 5 काम करती है, 10 से 6 करती है। उनका क्या वो लंच ब्रेक होती है, नहीं होती है? अच्छा, 5 डेज़ अ वीक काम करती है, इवनिंग शिफ्ट भी होती है कोई या नहीं होती है? वीकेंड पे भी वो रेगुलर काम करते हैं, नहीं करते हैं? सो ये मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन का एक कैलेंडर होता है, प्लस जो अदर लीव्स हैं, जो गेज़ेटेड लीव्स हैं, जैसे गवर्नमेंट देती है, लाइक 14 अगस्त की हो गई, ईद उल फितर की हो गई, एंड सो ऑन। इसी तरह प्रोजेक्ट का आप एक कैलेंडर बनाते हो। अब आप सोचो कि अगर आपने अपने प्लान के अंदर ये जो छुट्टियाँ हैं उनको कंसीडर नहीं किया, तो ऑलमोस्ट 55 तो आपके पास लाइक वो आ जाते हैं, सैटरडे संडेज़, सिर्फ़ सैटरडेज़ या संडेज़ आ जाएँगे। तो अगर आपने इतने दिन को अपनी कैलकुलेशन में नहीं लाए, प्लस जो बाकी 10-15 लीव्स और हो जाएँगी, वो नहीं लाए, प्लस जो आपने अदरवाइज़ 2 साल के प्रोजेक्ट पे ज़ाहिर है आप लोग छुट्टी पे जाएँगे, इमरजेंसी सिनेरियोज़ भी होंगे, तो उनको भी कंसीडर नहीं किया, और आपने कहा जी हम 1 साल में प्रोजेक्ट कर देंगे। तो 1 साल में ऑलमोस्ट 60-70 दिन, अगर आप 1 दिन भी छुट्टी करते हैं हफ्ते में, तो 60-70 दिन तो आपके वैसे ही, इसका मतलब पहले दिन ही आप बिहाइंड द स्केड्यूल चले गए, क्योंकि आपने प्लान में ये कंसीडर नहीं किया था। सो आप
इसके अंदर जो टीम के कैलेंडर्स हैं वो डिफाइन करते हो। इवनिंग शिफ्ट वाले कितने बजे से कितने बजे तक काम करेंगे, मॉर्निंग वाले कितने बजे से कितने बजे काम करेंगे, छुट्टियां किन किन दिनों होंगी। तो और इसी तरह जो इमरजेंसी सिचुएशंस है उसमें आपके वर्क आवर्स क्या होंगे या लीव का प्रोसीजर क्या होगा एंड सो ऑन। और कौन इसको ऑथराइज होगा जो आपको लीव ग्रांट कर देगा, या कौन ऑथराइज होगा जो ये शिफ्ट में ड्यूटीज जो है वो लोगों की लगा सकेगा। ठीक है, ये सारे के सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपने लिख लेने हैं। अब इसके अलावा जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट हो रहे हैं, अजम्पशन लॉग, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि अजम्पशन अबाउट द अवेलेबिलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज वो आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अजम्पशंस जो हैं, एक अजम्पशन हमारी ये होती है कि मैं एक एम्प्लॉय को, एक टीम मेंबर को अगर कोई रिवॉर्ड दे रहा हूँ, तो मेरी अजम्पशन ये है कि ये रिवॉर्ड इफेक्टिव होगा। अब इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में ये हम आगे थ्योरीज में पढ़ेंगे कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो किसी एक खास टाइप के एम्प्लॉयज या टीम मेंबर्स को मोटिवेट करेगी, लेकिन वही चीज शायद दूसरे को मोटिवेट ना करे। लाइक अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि ईद पे मैं लेट्स से 3000 का बोनस दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ 3000 मैं सबको एक्स्ट्रा सैलरी दे रहा हूँ, तो जिसकी सैलरी 25,000 है, 20,000 है, उसके लिए तो ये बोनस बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। लेकिन अगर जो 125 ले रहा है, पहले 1,25,000 ले रहा है, वो शायद इससे खुश नहीं होगा। इस बंदे को अगर आप ना कोई प्रॉपर लेटर ऑफ कमेंडेशन दे दें जो उसको बाद में उसके कैरियर पाथ में उसके लिए हेल्प करे, वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। सो हमारी एक अजम्पशन होती है कि हम जो रिवॉर्ड जो भी हमने तय किए हैं वो इन इन कंसिडरेशन की बेस पे उस पर्टिकुलर टीम मेंबर को एक्चुअल में उसको मोटिवेट भी करेगा। अच्छा, बाकी आपको पता है कि अजम्पशन जो है वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। इसी तरह कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको भी हम कंसीडर करते हैं। अजम्पशन लॉग में दोनों चीजें होती हैं। रिस्क रजिस्टर, अगेन इनपुट पे रिसोर्सेज से रिलेटेड रिस्क ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मसलन अगर मैं आपको कहूँ किसी ने एक रिस्क रिस्पॉन्स प्लान बनाया, और वो रिस्क रिस्पॉन्स प्लान ये है कि आपने एक जनरेटर जो है वो बैकअप में रखना है। अब उस जनरेटर का जो ऑपरेटर है, और ये जो जनरेटर है ये सॉरी मशीनरी या इक्विपमेंट नीड्स में आ जाएगा। उसका जो ऑपरेटर है वो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट हो जाएगी, और इसी तरह जो उसका फ्यूल है वो हमारी एक मटेरियल रिक्वायरमेंट में आएगा। सो अब ये जो चीजें हैं ये हमने एज रिस्क रजिस्टर में रिस्पॉन्स प्लान लिखा हुआ है। सो बाद में हम इसको देख के अपनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स भी सॉरी ये रिस्पॉन्स प्लान एक्चुअल में हमारे रिसोर्सेज के एस्टीमेट में ये कंसीडरेशन होगी। लेकिन इसी तरह ये जो हमने प्लान बना रहे हैं, इस प्रोसेस के दौरान अगर कोई रिस्क आपको नजर आते हैं तो वो भी रिस्क रजिस्टर में एज एन आउटपुट अपडेट हो जाते हैं। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट सो मेनी टाइम्स, इसलिए मैंने आई होप ये आपको क्लियर होगा। इधर ही है ना सारे? जी सर। जी सर, इधर ही हाँ सर, इधर ही है। हाँ, जागते रहना, जागते रहना बिल्कुल। 1-2 दिन रह गए हैं, हिम्मत करें इसको। ठीक है। अच्छा, ना एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है। अब हमने एस्टिमेट करना है। इफ यू रिमेंबर, एस्टिमेशन हमने 3 जगह करनी थी जो हमने आज दिन में भी डिस्कस किया था। In the estimate activity resource process, the project manager and team determine the type and quantity of all resources needed to complete the project work. It includes human resources as well as जो हमारे पास physical resources हैं दोनों। मतलब फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर इक्विपमेंट है, मटेरियल है, मशीनरी है, दूसरे कोई सॉफ्टवेयर है, कोई आपको फैसिलिटीज चाहिए, कोई ऑफिस है, कोई यूटिलिटीज चाहिए, बिजली, गैस, टेलीफोन, इंटरनेट और एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन की कोई रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी की सारी आपके पास रिसोर्स रिक्वायरमेंट में आता है, और आपने हर हर एक्टिविटी से रिलेटेड जो जो रिसोर्सेज चाहिए उनको आपने एस्टिमेट करना है। अच्छा, इसके लिए इनपुट ऑब्वियसली रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान होगा ही, और रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान इसलिए होगा कि इसमें हमने वो जो एस्टिमेशन के मेथड्स है ना वो लिख रहे हैं, और ये एग्जैक्टली वही मेथड्स हैं जो आपने एस्टिमेट ड्यूरेशन एंड एस्टिमेट कॉस्ट के टाइम पे पढ़े थे। लाइक आपको याद होगा वो 3 पॉइंट एस्टिमेट, आपको याद होगा एनालॉगस, पैरामीट्रिक। इसमें 3 पॉइंट इतना मैटर नहीं करता, लेकिन एनालॉगस होगा, पैरामीट्रिक होगा, या आप बॉटम अप अप्रोच करेंगे, तो वो वाले एस्टिमेट्स यहाँ पे भी वैलिड है। उसके बाद हमारे पास आता है स्कोप बेसलाइन। स्कोप बेसलाइन क्यों एज एन इनपुट आती है कि उसमें ही तो हमारा वो वर्क पैकेज बने हुए हैं जिनको हमने जिनके ऊपर रिसोर्सेज के एस्टिमेट करने हैं। प्लस आपके पास जो एक्टिविटीज की लिस्ट है
जो कि स्केजुअलिंग नॉलेज एरिया से आई थी। उस एक्टिविटीज़ के लिए हर एक्टिविटी के हमने रिसोर्स रिक्वायरमेंट देखनी है। देन एक और चीज़ के यहाँ पे वो आगे आ जाएगा, चलो मैं उसी को स्केड्यूल मैनेजमेंट के साथ ही कर देता हूँ कि एक रिसोर्स मुझे कब-कब चाहिए। अगर मैंने जो अपना स्केड्यूल है उसको कंसीडर किया हुआ है कि ये एक्टिविटी मैंने करनी है जनवरी के अंदर और दूसरी एक्टिविटी है वो फ़ेब में आएगी, एक और एक्टिविटी है वो फ़ेब से लेके मार्च तक जाएगी, एक और एक्टिविटी है जो जनवरी के मिड में शुरू होके फ़ेब के मिड में जा रही है एंड सो ऑन। तो अब मुझे रिसोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट टाइम फेज़ भी पता चलती जाएगी साथ के साथ-साथ कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज़ हैं मुझे मैं कहूँगा कि जनवरी के मंथ में मुझे चाहिए होगी। इसके बारे में मैं कहूँगा कि कुछ हिस्सा जनवरी का है और कुछ हिस्सा मेरे लिए फ़ेब का है, लेकिन ओवरऑल 1 मंथ के लिए चाहिए एंड सो ऑन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए हमारे पास प्रोजेक्ट शेड्यूल भी एज़ एन इनपुट आ जाता है। अच्छा, अब एक्टिविटी एट्रिब्यूट्स किसी को याद है मुझे बता सकता है कोई एक्टिविटी एट्रिब्यूट्स क्या हैं? कोई नहीं याद, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब जब हम एक्टिविटी की लिस्ट बनाते हैं ना, तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। मसलन फर्स्ट टाइम जब आप एक्टिविटी डिफाइन करते हो तो आप सिंपली एक्टिविटीज़ लिख लेते हो। फिर जब आप एक्टिविटी का सीक्वेंस करते हो ना तो उस एक्टिविटी से पिछली एक्टिविटी, प्रीडिसेसर एक्टिविटी एंड उसके बाद वाली एक्टिविटी वो भी लिख देते हो। फिर जब आप एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट करते हो तो फिर आप उसका ड्यूरेशन भी लिख सकते हो। स्केड्यूल जब वो क्रिटिकल पाथ और सारी चीज़ें फाइनल होती हैं तो आप उसके ऊपर जो उसका स्टार्ट डेट है और एंड डेट है वो भी लिख देते हो। और इस तरह हर एक्टिविटी से रिलेटेड उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐड होती जाती हैं। अब हर एक्टिविटी पे जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो भी उसके एट्रीब्यूट्स ही हैं। सो एज़ एन इनपुट हम ये लेंगे, ऑब्वियसली आउटपुट पे ये एट्रीब्यूट्स अपडेट हो जाएँगे। जिसमें हम लिखेंगे टाइप एंड अमाउंट। अच्छा, जब हम एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं ना तो उस वक़्त पोटेंशियली जैसे आपको रिस्क का याद था कि हमने कहा था कि एक पोटेंशियल रिस्पॉन्स हम लिख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो रिसोर्सेज की उस वक़्त एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट होती है वो आप लिख सकते हो, जब आप आइडेंटिफाई करते हो। तो अगर वो लिखी हुई है तो इट इट कैन हेल्प यू एट दिस स्टेज कि आप एस्टिमेट करने में थोड़ी-सी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करोगे क्योंकि अब आप डिटेल एस्टिमेशन कर रहे हो, सॉरी तो अब आप उसको कन्फर्म करोगे। अच्छा, कॉस्ट एस्टीमेट प्रोवाइड्स कंस्ट्रेंट्स कि अगर हमने एक एक्टिविटी के ऊपर कॉस्ट फिक्स की हुई है कि यार इससे ज़्यादा इस एक्टिविटी पे नहीं लगाना। ये जनरली हम करते हैं, लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि वो जो हम एक इवेंट मैनेज कर रहे हैं और उस इवेंट में हमने कहा हुआ कि यार खाने की कॉस्ट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंगली अब खाने की कॉस्ट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसी पे तो डिपेंड करेगा कि अब आपने केटरिंग जो है वो कितने बंदों से करवानी है, उसके अंदर क्या-क्या रिसोर्सेज़ या फॉर दैट मैटर मटीरियल खाना होगा क्या? अगर आपने बजट फिक्स कर लिया हुआ है, तो आप ज़ाहिर है वो आपके ऊपर एक कंस्ट्रेंट आ गया, उसके अंदर रहते हुए आपने अब आप उसी तरह का मटीरियल यूज़ करोगे, उसी तरह की रिसोर्सेज़ या उसी खर्चे वाली रिसोर्सेज़ यूज़ करोगे। देन रिसोर्स कैलेंडर्स, जैसे हमने कहा कि रिसोर्सेज का वर्क आवर्स क्या हैं, हॉलिडेज कौन-कौन सी होंगी एंड सो ऑन, ठीक है? ये हम और एक और एलिमेंट होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ रिसोर्सेज साल के कुछ ख़ास हिस्सों में अवेलेबल होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। तो उसके बारे में भी आपने ज़रूर ज़हन में रखना है कि हमें वो रिसोर्सेज कब-कब अवेलेबल होंगी ताकि हम उससे रिलेटेड एक्टिविटी उसी टाइम फ्रेम के अंदर-अंदर प्लान करें। ठीक है? बाज़ दफ़ा कुछ लोग हैं वो उन्होंने एक साइकिल सा बनाया होता है और वो कुछ ऐसा यूके में काम करके 1 महीना वो कहते हैं कि हर दफ़ा साल में एक एक्सपर्ट हमारे पास आता है, वो 15 से 20 दिन यहाँ पे आके रह के काम करता है और फिर चले जाता है, तो हम उससे रिलेटेड एक्टिविटी में भी इस टाइम फेज़ में करवाना चाहिए। ऑर्गेनाइज़ेशन प्रोसेस एसेट के अंदर पॉलिसीज़ रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स एंड एज़ वेल एज़ जो इक्विपमेंट से या मटीरियल से रिलेटेड हैं, उनके एस्टीमेट से रिलेटेड वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उनके पुराने एस्टीमेट्स भी हैं, लेसन लर्न्ड भी हैं, ये आपको ओपीएस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता होगा। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑलमोस्ट वही हैं जो हमने एस्टिमेशन में पढ़ी हुई हैं। बॉटम अप आप नीचे से एक्टिविटी लेवल पे सम अप करते हो, उसको लेके जाते हो ऊपर और वहाँ से वर्क पैकेजेस को कंट्रोल अकाउंट्स में, कंट्रोल अकाउंट्स को आप डिलिवरेबल्स पे, डिलिवरेबल्स को पूरे प्रोजेक्ट पे।
और ये मोस्ट एक्यूरेट होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन और मोस्ट टाइम टेकिंग होता है। एनालॉगस के अंदर क्या है कि आप प्रीवियस जजमेंटल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप लमसम एक अमाउंट बताते हो, अभी फलां एक्टिविटी का कितना लगा था और वो आपको बता देता है कि इतना लगा था। सो पॉसिबली इस दफा भी प्लम्बिंग पे कितना लगा था, इतना लगा था, इलेक्ट्रिकल पे कितना लगा था, इतना लगा था। तो ये जो आपका एनालॉगस एस्टिमेट है प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन कि पहले साइज क्या था, अभी साइज क्या है, पहले रेट्स क्या थे, अभी रेट्स क्या है। अच्छा, अब आता है पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग। पैरामीट्रिक के अंदर इफ यू रिमेंबर, तो हम ये भी पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट डाटा की बेस पे होता है, बट इसके अंदर हम एक फॉर्मूला जो है वो बनाते हैं कि पर स्क्वायर फीट कितना होगा, पर किलोमीटर हमारा कितना वो लगेगा, पर लीटर कितने माइलेज होगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीजें जो है वो हम फॉर्मूला के बेस पे पैरामीट्रिक एस्टिमेट करते हैं। वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल, और ये टेबल भी आपको पहले पूरा दिखाया हुआ है। I hope you don't have any questions in that. Correct? जी सर। अच्छा, आपको मेरे से ज्यादा जल्दी है मैं काम खत्म करने की, ठीक है। अच्छा, now alternative analysis. Alternative analysis एक्चुअल में जो एक्टिविटीज के हम एस्टिमेट करें रिसोर्सेज की, तो आप, अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार इसको आउटसोर्स कर दो, वही वही इवेंट वाली एग्जांपल ले देते हैं, तो हम खुद केटरिंग नहीं मतलब वो नहीं कर रहे हैं, हम पूरे का पूरा इवेंट ही आउटसोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आपकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। और अगर आप खुद कुछ हिस्सा करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप कहते हो नहीं यार जगह हमारी होगी और हम बाकी अरेंजमेंट्स 3 बंदों से अलग अलग लोगों से अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हैं, खाना किसी को दिया हुआ है, केटरिंग किसी को दी हुई है, साउंड सिस्टम कोई देख रहा है, लाइटिंग कोई देख रहा है, एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जिसमें से हम कोई एक चूज करते हैं। और इसके अंदर हम मतलब जो कंसिडरेशन होती है, कॉस्ट टू मेक वर्सेस बाय सॉफ्टवेयर फॉर अ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल टीम मेंबर्स, इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग वेरियस मटेरियल्स, लाइक ये मटेरियल यूज करें तो इतनी कॉस्ट होगी, दूसरा करें तो इतनी कॉस्ट होगी। लाइक अगर आप लोगों से घर, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कुछ घर के लिए परचेजेस हम करते ही रहते हैं, तो हम जब मार्केट जाते हैं तो आपके पास लाइक 10,000 कोई एक आइटम भी आपने लेना है, तो 10,000 से लेकर वो आपको पास ना 1,10,000 तक कोई भी रेंज की वैल्यूज चीजें आप ले सकते हो। सो ऑल्टरनेटिव एनालिसिस कैन देन बी यूज्ड टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑप्शन ऑन प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स सच एज कैजुअल, कॉस्ट, क्वालिटी एंड रिस्क। अकॉर्डिंगली आप अपनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट करते हो। रिसोर्स हिस्टोग्राम मुझे कौन बताएगा? जगह तो लो ना थोड़ा सा, आपको और कुछ नहीं कर सकता। सर टाइम पीरियड और एक साइड पे वो दूसरा होते हैं, इसकी परसेंटेज जो होती है कि कितनी रिसोर्स हिस्टोग्राम कि में कितना रिसोर्स कितनी देर के लिए चाहिए। जी सर। कितने, हाँ, किस डेट में कितने चाहिए। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि ब्लू कलर मैनेजर्स का है और बिजनेस एनालिस्ट ये पिंक है, वट एवर इट इज, और प्रोग्रामर्स ग्रीन एंड सो ऑन। तो अब आप देखें जनवरी के महीने में मुझे एक मैनेजर चाहिए, 2 बिजनेस एनालिस्ट चाहिए और एक प्रोग्रामर चाहिए। फेब के महीने भी ऑलमोस्ट यही है, लेकिन जो मार्च के अंदर मेरे पास प्रोग्रामर्स जो हैं वो मुझे ज्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिसोर्स हिस्टोग्राम है। ये हमने यूज की थी एक खास टेक्निक के दौरान स्केजुलिंग के अंदर। याद है वो टेक्निक क्या थी? याद है? रिसोर्स लेवलिंग एंड रिसोर्स स्मूथिंग, जिसमें हमने कहा था कि इस तरह एक खास लेवल से, अब ये तो ऑलरेडी ये लेवल हुई नहीं है रिसोर्सेस, जी जी बिल्कुल, अभी याद आ गया। ठीक है, वो 8 आवर्स से भी अगर ऊपर चले जाता पर डे, तो दैट वाज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि एक आपकी रिसोर्स जो है उतना टाइम काम कर सके। ठीक है, तो उस वक्त हमने रिसोर्स लेवलिंग रिसोर्स स्मूथिंग जो है वो यूज की थी। ये आगे ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ ये कहानी लिखी हुई थी। अच्छा, आउटपुट ऑफ एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेस क्या है? हम एस्टिमेट कर रहे हैं रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स को, तो आउटपुट पे मेरे पास वो रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। और उन रिक्वायरमेंट्स में जो मेन बात है वो क्या है कि हमने एचआर एंड फिजिकल रिसोर्सेज दोनों देखनी है। और एच फिजिकल के अंदर मटेरियल भी है, मशीनरी भी है, इक्विपमेंट भी है, फैसिलिटीज भी हैं, यूटिलिटीज भी हैं, एंड सो ऑन। और हर चीज की टाइप, एचआर लाइक अगर मैं कहूँ प्रोग्रामर चाहिए, कोडर चाहिए, टेस्टर चाहिए, आपको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, मेसन्स चाहिए, लेबर चाहिए, वट एवर इट इज, क्रेन ऑपरेटर चाहिए। और दूसरा मेरे पास है
फिज़िकल रिसोर्सेज़ में किस ग्रेड की, किस क्वालिटी की, किस और कितनी क्वांटिटी में मुझे वो आइटम्स चाहिए। वो हम कितने बुलडोज़र्स चाहिए, कितने ट्रैक्टर्स चाहिए, कितने कंप्यूटर्स चाहिए, लैपटॉप्स चाहिए, टेलीफ़ोन चाहिए, लाइक मोबाइल फ़ोन सेट्स चाहिए या क्या-क्या। सो क्वांटिटी एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, ये दोनों हम इसमें कंफर्म करते हैं, इन एस्टिमेट्स के अंदर हम शामिल करते हैं। उसके बाद हम रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये हमने प्लानिंग में भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्लानिंग के अंदर वी यूज दिस रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और वो ये था। और मैंने ये कहा था कि जब हम एस्टिमेट्स कर लेंगे तो अब हम उन एस्टिमेट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे मटेरियल के अंदर क्या-क्या कैटेगरीज का मटेरियल चाहिए और कितनी-कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो मैं इस तरह का एक अपने पास क्लैरिटी के लिए ये चीज़ बना सकता हूँ। ठीक है? मुझे क्लियर हो जाएगा कि यार अच्छा इतने डेवलपर्स चाहिए, इतने टेस्टर्स चाहिए एंड सो ऑन। और ये वो चीज़ है, जब मैंने उस वक़्त आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर मैं इधर आ जाऊँ, ये देखें जी, मुझे एमएस ऑफ़िस चाहिए, 10 लाइसेंस चाहिए इसके, और इसी तरह वीपी जो है विज़ुअल प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर है उसके लिए 5 चाहिए। अच्छा, मुझे एंड्रॉयड डेवलपर्स चाहिए, 4 चाहिए। मुझे वेब डिज़ाइनर चाहिए, 2 चाहिए। तो अब ये इस तरह का मैं एक रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो उस वक़्त मैंने प्लान के अंदर बनाया था, उसको अपडेट कर दूँगा, या उसको उसके अंदर ये क्वांटिटीज़ जो है ना वो मैं ऐड कर दूँगा। अच्छा, ये छोटा ही प्रोसेस था एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज़ वाला, बिकॉज़ हमने एस्टिमेशन की टेक्नीक सारी पहले से पढ़ी हुई है। नाउ द टाइम कम्स, हम एग्ज़ीक्यूटिंग के अंदर चले गए हैं, और जिस टाइम जो रिसोर्स मुझे चाहिए होगी, मैं उससे पहले ये रिसोर्स एक्वायर करने का प्रोसेस इनिशिएट करूँगा। लाइक अगर तो मुझे अखबार में ऐड देके बाहर से हायर करना है, तो उसके अंदर मैं बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रोक्योरमेंट में हम एक ख़ास टाइम पे अखबार में ऐड देते थे और लोगों को वो जो उनके बिड्स कॉल करते थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मैं एक एप्रोप्रिएट टाइम पे कॉल करूँगा, लोग आएँगे, मैं उनको उनकी एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज़ करूँगा। अगर मुझे सॉरी इंटरव्यूज़ देने हैं, इंटरव्यूज़ दूँगा, उनको प्रॉपर टाइम दूँगा कि अपनी प्रीवियस जॉब पे अगर उन्होंने नोटिस सर्व करना है, तो वो सर्व करके वापस आएँ और फिर मेरे पास टाइम जो है ना प्रोजेक्ट शुरू करें। तो आपने इस किस्म की चीज़ें कंसीडर करके इस टाइम वाले हिस्से को भी कंसीडर करना है, स्पेशली अगर आप बाहर से कर रहे हो। अच्छा, अगर आप इंटरनली रिक्वायर कर रहे हो, तो आपने किस स्टेज पे उस रिसोर्स के फंक्शनल मैनेजर को नोटिफ़ाई करना है कि सर कितने अरसे बाद, मैम कितने अरसे बाद वो बंदे मुझे चाहिए होंगे। तो आपने ये चीज़ भी उनको बतानी है। Right. This process involves following the resource management plan to secure the human and physical resources, वो जो secure का word मैं उस वक़्त explain कर रहा था, needed for the project. A project may last many years and require a number of human and physical resources. A planning team is अच्छा, एक और चीज़ हम आपको याद है कि प्लानिंग टीम तो शुरू में एक्वायर हो चुकी होगी। लाइक अगर मैं कहूँ कि जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा होता है ना, इवन इनिशिएट होने से पहले कुछ लोग टीम पर असाइन हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप प्रोजेक्ट शुरू ही इसलिए करते हो कि आपके पास कुछ रिसोर्सेज़ अवेलेबल होती हैं और आप उनको यूटिलाइज़ करना चाह रहे होते हो। आप कहते हो यार अब हमारे पास एक एक्सपर्ट आया, व्हाई डोंट वी डू दैट? पहले तो हम ये कर ही नहीं सकते थे, तो अब तो हमारे पास ये एक्सपर्ट आ गए हैं, तो लेट्स डू दिस प्रोजेक्ट। पहले वो प्रोजेक्ट फिज़िबल ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो रिसोर्स आती है तो आप उसको कर लेते हो। इसी तरह आपके पास कोई मशीनरी या इक्विपमेंट पहले नहीं था, अब है, तो अब आप उसको यूटिलाइज़ करोगे। तो जैसे ही आप ये प्रोजेक्ट प्लान इनिशिएटिंग से भी पहले जब प्रोजेक्ट का आइडिया डिस्कस हो रहा होता है, तो आप देखें कि आपने कुछ रिसोर्सेज़ को असाइन कर दिया प्रोजेक्ट के ऊपर। इनको हम कहते हैं प्री असाइन्ड रिसोर्सेज़। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है, वो आता है प्रोजेक्ट जब चार्टर हम इश्यू करते हैं, और उस चार्टर के अंदर व्हाट वी डू, हम एटलीस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर को नॉमिनेट करते हैं और फिर मे बी एचआर मैनेजर, डायरेक्टर आईटी, डायरेक्टर फाइनेंस या इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अच्छा, फिर जब हम प्लानिंग के अंदर आते हैं तो कम से कम प्लानिंग के लिए हमारे पास एक प्लानिंग टीम आती है। सो एक्वायर टीम एग्जीक्यूशन से पहले ये सब चीज़ें, ये रिसोर्सेज़ हमारे पास आ चुकी होती हैं। इसी तरह चार्टर के अंदर जो फिज़िकल रिसोर्सेज़ हैं उसकी बात की जाए, तो वो आपको कह देते हैं कि ये वाला ऑफ़िस यूज़ करें, ये लैपटॉप, ये फैसिलिटीज़ यूज़ करें और ये वाली लैब आपके हवाले होगी एंड सो ऑन। तो आपने एक्वायर करना, लाइक जैसे आपका प्लान्स फाइनल होता है,
तो उस वक्त आप प्रॉपर प्लान के मुताबिक एक्विजिशन आइदर ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज और ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वो शुरू कर देते हैं, लेकिन उस वक्त तक कुछ ना कुछ लोग, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी आप एक्वायर कर चुके होते हैं। उसमें से एक प्लानिंग टीम है, ये एक्वायर होती है अर्ली ड्यूरिंग द प्लानिंग, हमें पता है। लाइकवाइज द फिजिकल रिसोर्सेज मे बी परचेज्ड क्लोजर टू द टाइम दे आर नीडेड टू अवॉइड द नीड टू वेयर हाउस। वो जो हमने कहा था कि हम जिस टाइम पे हमें रिसोर्स चाहिए होगी, हम उस टाइम पे उसको एक्वायर करते जाएंगे। और जनरली जो है ना, डायरेक्टली में भी मैं ये चाहूँ कि मेरी साइट पे वो मटेरियल आ जाए और मुझे उसको स्टोर ना करना पड़े। जब वो कंज्यूम होना है, जिसको हम जस्ट इन टाइम कहते थे, तो वो वाला मेथड हो जाए। हाउएवर इसमें आपको थोड़ा-सा ये ख्याल रखना पड़ता है कि यार ये ना हो कि मैं मटेरियल कंज्यूम कर लूँ और उसके बाद अभी अगला ऑर्डर या अगला मटेरियल मेरे पास पहुँचे ही नहीं, तो 2 दिन मेरी रिसोर्सेज़ फारिग बैठी रहीं, ऐसा भी ना हो। सो देयरफॉर इवन दो रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग देयर टाइप, क्वांटिटी, देयर स्किल लेवल are finalized during project planning, but the process of resource acquisition continues during project execution. अच्छा जी, अब ह्यूमन रिसोर्स की एक्विजिशन क्या है? आपको मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में बताया था कि आपके पास फंक्शनल मैनेजर्स जो हैं, वो अगर आप इंटरनली एक्वायर कर रहे हो रिसोर्सेज़ को, तो फिर आप फंक्शनल मैनेजर से बात करेंगे। लेकिन अगर आप एक्सटर्नली कर रहे हो, तो जनरली एचआर डिपार्टमेंट जो है, वो बाहर से रिसोर्सेज़ को हायर करता है। आई होप यू नो दैट। और अगर आप फंक्शनल मैनेजर से बात कर रहे हो, तो आपको जिस एक्सपीरियंस की, जिस एक्सपर्टीज़ की लेवल की जो रिसोर्स चाहिए, आप वो एक्वायर करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये ज़हन में रखनी है कि अगर आपको ना बेस्ट क्वालिटी रिसोर्स नहीं चाहिए, यू डोंट डिमांड फॉर दैट। अननेसेसरीली उस फंक्शनल मैनेजर को ऊपर आपने नहीं करना कि आप उसका बेस्ट बंदा आप उचक लो, हालाँकि वो कोई एक अभी फ्रेश ग्रेजुएट, एक ट्रेनी जो है, वो भी वो काम परफ़ॉर्म कर सकता था। ठीक है? आपने ये आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जिस लेवल का रिसोर्स चाहिए, आपने वही रिसोर्स लेनी है। और इसके लिए आपको नेगोशिएट करना पड़ता है विद दैट फंक्शनल मैनेजर। लेकिन अगर आपका बाहर से आप एक्वायर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एचआर डिपार्टमेंट जो है, वो जनरली इसको डील करता है। नाउ फिजिकल रिसोर्स एक्विजिशन जो है, वो भी इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी। अगर तो सॉरी अगर तो इंटरनल होगी, तो आपका कोई इन्वेंटरी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होगा जिनसे आपने रिसोर्सेज लेनी है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वेयर हाउस के अंदर या एक इन्वेंटरी जो है एक जगह पे मेंटेन होती है, और वहां से जो इन्वेंटरी का मैनेजर है, वो आपको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इशू कर रहा होता है। उसने अपना एक प्लान बनाया होता है कि कितनी इन्वेंटरी रह जाएगी, तो मैं ऑर्डर परचेज कर दूंगा एंड सो ऑन। तो ये आपके पास एक इन्वेंटरी जो है ना, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेड, ये भी हो सकता है। एक और भी पॉसिबिलिटी है, वो ये हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट आईटी की तमाम रिसोर्सेज को देख रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट की तमाम रिसोर्सेज को देख रहा है एंड सो ऑन। अच्छा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड तमाम रिसोर्सेज को देख रहा है। तो अब आपको इनके रिस्पेक्टिव जो भी इन्वेंटरी को डील करता है, उससे बात करनी होगी। ऑब्वियसली आप थ्रू दिस हेड ही जाओगे, लेकिन वो आपको मे बी रेफर कर देगा जी कि ये हमारा इन्वेंटरी को इसको मैंने डायरेक्शंस दे दी हैं, तो आपको जब-जब चाहिए होगी आप इससे ले लें। ये तो है इंटरनल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एक्विजिशन। एक्सटर्नल के लिए ऑब्वियसली आपको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के हेड के पास जाना पड़ेगा, और वो आपको जो प्रोक्योरमेंट के लिए हेल्प होगी, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो उस तरह हम उनको एक्वायर करेंगे। Resource availability as indicated by the resource calendars and project schedule must be coordinated to ensure that the right resources will be available when they are required. ये जैसे मैंने कहा, वो टाइम आपने ज़रूर देखना है उससे पहले कि यार कितना टाइम मुझे लगेगा, उस वक़्त रिसोर्स अवेलेबल होगी भी या नहीं होगी। इंटरव्यूज़ में, प्रॉपर सिलेक्शन में, शॉर्ट लिस्टिंग में कितना-कितना टाइम लगता है, वो आपने देखना होता है। Now, acquiring project resources includes all of the following. Knowing which resources are pre-assigned. Pre-assigned क्या है अभी? Pre-assigned कौन से होते हैं? जो पहले से साइन कर दिए जाते जो हैं। पहले से ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। और उस वक्त वो असाइन थे, लेकिन अभी उनको एक दफा दोबारा चेक जरूर करना है आपने। प्रोएक्टिव अप्रोच है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने लाजमी कंफर्म करना है पहले कि आप वो अवेलेबल होंगे या नहीं। नेगोशिएटिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज, यहाँ पे बेस्ट का मतलब अगर मैं बेस्ट को काट के ऑप्टिमल कर दूं तो ज्यादा बेहतर है कि लाज़मी नहीं आप बेस्ट ही करोगे, जब बेस्ट नहीं चाहिए तो बेस्ट नहीं लोगे। मोस्ट सूटेड,
मोस्ट सूटेड इज बेटर वर्ड फॉर दिस, ठीक है जी। हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज, अगर आप बाय से ले रहे हो, हायरिंग रिसोर्सेज थ्रू कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, वो जो हम प्रोक्योरमेंट में पढ़ाए हैं, यूजिंग JIT जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट और अदर मेथड एज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। OPS के अंदर कोई स्पेसिफिक पॉलिसी लिखी हुई है तो वो वाली करेंगे। मैनेजिंग द रिस्क ऑफ रिसोर्सेज बिकमिंग अनअवेलेबल, तो ये भी आपने रिसोर्सेज हो सकते हैं एक खास टाइम पे आपको जब वो रिसोर्स चाहिए उस वक्त वो ना हो, अवेलेबल हो, उस वक्त ना मिले, तो इस रिस्क को भी आपने एक्वायर रिसोर्सेज के अंदर ही हैंडल करना है। अच्छा, अब आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज आएंगी ना, वो एक टीम फॉर्म करेंगी। अब टीम के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो आपको उसके नाम से ही पता चल जाएगा। एक है डेडिकेटेड टीम्स। डेडिकेटेड टीम्स का मतलब ये है कि वो सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रही हैं, फुल फुल टाइम आपके प्रोजेक्ट पे ही काम कर रही हैं और वो पीछे किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। ये हमने सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर की है, या जिस फंक्शनल डिपार्टमेंट से वो टीम्स आपके पास आई हैं, उन्होंने इस टीम मेंबर को फुल टाइम आपके लिए स्पेयर कर दिया, वो अब बस आपके साथ ही अटैच है। ऐसे केस में ऐसी टीम को हम कहते हैं डेडिकेटेड टीम्स। और ये जनरली जो मेरे पास प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपको याद होगा हमने तीन टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी। एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन थी और दूसरी एक्सट्रीम थी प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, और दरमियान में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो डेडिकेटेड टीम जनरली प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में होती है, या मैट्रिक्स के अंदर भी हमने तीन डिवाइड किए थे, वो कौन कौन से थे? स्ट्रांग था सर, वीक था और अ, न्यूट्रल था। जो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है इट इज मोर क्लोजर टू प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोजेक्टाइज्ड, ओके। प्रोजेक्ट, और तीसरा था इधर जो वीक है इट इज मोर क्लोजर टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेशली स्ट्रॉन्ग वाली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जनरली टीम्स का, सारी टीम तो नहीं मैट्रिक्स में, बट मेजर पार्ट ऑफ द टीम मेंबर्स जो है वो डेडिकेटेड होगा, फुली डेडिकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट। अच्छा, दूसरा पार्ट टाइम हो सकता है। पार्ट टाइम का केस ये है कि वो आपके पास अपने डिपार्टमेंट का काम भी करते हैं और उसके साथ साथ आपके प्रोजेक्ट के पर भी आपको असिस्ट कर रहे हैं। ये जनरली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या वीक वाली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला पार्ट टाइम टीम्स जो है ना, वो हम यूज कर रहे होंगे। एक और टाइप की टीम होती है पार्टनरशिप, जिसको हम कहते हैं, स्पेशली जब दो या तीन ऑर्गेनाइजेशंस मिलके कोई काम कर रही हो, कोई प्रोजेक्ट कर रही हो। उस केस में आपको प्रोजेक्ट टीम को जो है ना, हर हर ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी उसमें होती है, और वो मिलके, सॉरी वो मिलके जो है ना, एक्चुअली इतनी देर तक बोलना बंदा थक जाता है, ठीक है। अच्छा, तो वो मिलके वो काम करते हैं, तो ऐसी टीम्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, या आप कह रहे हैं कि ज्यादा कोऑर्डिनेशन एफर्ट चाहिए होती है। इसमें जनरली जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है जो जिसका उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक लीड रोल हो, जो मेन कहने के पार्टनर हो, मेजर पार्टनर हो उस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो उसी का ही जनरली प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है। सो सच टीम्स may offer advantages such as cost saving, but they can be difficult to manage. अच्छा, पार्टनरशिप हम जनरली तब करते हैं, हमें पता है कि इसकी मैनेजमेंट ज्यादा एफर्ट मांगती है, कोऑर्डिनेशन एफर्ट बहुत ज्यादा है। हाउएवर, अगर हम ये कोऑर्डिनेशन एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पाएंगे, और ये वो अपॉर्चुनिटी होती है जो जितने भी पार्टनर्स हैं, लेट्स से तीन पार्टनर्स हैं, वो अकेले अगर इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाहें तो वो नहीं कर सकेंगे, अकेले अकेले इंडिविजुअली नहीं कर सकते। सो दे हैव टू फॉर्म अ टीम, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, दे डोंट वांट टू मिस इट। और उसके लिए दे एक्चुअली एक्सेप्ट कि ठीक है, आपको ज्यादा कोऑर्डिनेशन एफर्ट ही चाहिए ना, ये मैनेजमेंट करना ही मुश्किल है ना, बट वी विल डू दैट बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी जो है ना ये बहुत बड़ी है, वी डोंट वांट टू लूज इट। सो ऐसे केस में आपकी जो टीम है वो पार्टनरशिप टीम बन रही होती है, और उसके अंदर मुश्किल होता है। एक और टाइप की कोऑर्डिनेशन मुश्किल या ज्यादा करनी पड़ती है, एक और टाइप है जिसको हम वर्चुअल टीम कहते हैं। वर्चुअल टीम के अंदर जनरली आपके कुछ टीम मेंबर्स जियोग्राफिकली एक डिस्टेंट लोकेशन पे होते हैं, सॉरी, और उनको ऑब्वियसली मैनेज करना थोड़ा सा इसमें भी ट्रिकी है, और वो स्पेशली तब है जब वो डिफरेंट टाइम जोन्स में रह रहे हैं, या उनके अंदर कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे
उनकी ज़रूरियात जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं देन अनदर टीम जो लोकली जो टीम का मेजर हिस्सा है वो इधर हमारे पास पाकिस्तान में लेट्स से काम कर रहा है। वर्चुअल टीम्स कैन बी मोर चैलेंजिंग टू मैनेज बिकॉज़ वहाँ पे कम्युनिकेशन के इश्यूज़ आते हैं और डिफरेंस इन स्केड्यूल्स वो जो मैं कह रहा था टाइम ज़ोन डिफरेंट होगा, उनके लैंग्वेज और कल्चर इन दोनों में फ़र्क होता है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने अमेरिकन को 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो वो 10 शायद 5 मिनट पहले पहुँच जाए। अगर मैं अरब कंट्री की बात कर रहा हूँ, उसको मैंने 10 बजे का टाइम दिया हुआ तो मे बी वो 10:45 पे पहुँचे। सो ऐसे केसेस के अंदर इन कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से वर्चुअल टीम जो है वो दे आर डिफिकल्ट टू मैनेज, बट दे ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपर्टीज ऑफ मेंबर्स हु आर इन डिस्टेंट लोकेशन और अदरवाइज अनअवेलेबल टू पार्टिसिपेट विद द टीम ऑन साइट। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि ठीक है यार ये वर्चुअल टीम्स जो हैं इनके साथ काम करना मुश्किल है, तो फिर मैं नहीं करता, ऐसा नहीं है। हमें एक्चुअल में एक एक्सपर्ट अगर अमेरिका से इधर बुलाना पड़े, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से इधर बुलाना पड़े या वो एक्सपर्ट है किसी चाइना का है, उसको यहाँ बुलाना पड़े, तो शायद उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। लेकिन अगर वो वर्चुअली हमारी टीम का हिस्सा है और हमें वो एक्सपर्टीज़ मिल रही हैं, जो अदरवाइज़ उसे बुला के बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करके या शायद वो आता ही ना, वो अदरवाइज़ उसके लिए आना पॉसिबल ही ना हो। तो ऐसे केस के अंदर हम ये कहते हैं कि ठीक है यार कोऑर्डिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हम मीट कर लेंगे, बट एट लीस्ट वी आर गेटिंग दैट एक्सपर्टीज़। लाइक अगर मेबी आप में से शायद कुछ लोग ऐसे हों, जो अगर ये हम ऑनलाइन क्लासेस ना कर रहे होते तो शायद वो पढ़ने का सोचते ही नहीं। ठीक है जी? जी, like me. Like you. Now, for the exam, be aware of how the type of team described in a situational question could impact the project manager's work. For example, जब dedicated team होती है तो project manager will have more control over the team. लोग directly सिर्फ उसी को responsible होते हैं, उसी को reply कर रहे होते हैं, answerable होते हैं, so उनका control positive होता है। इसी तरह पार्ट टाइम टीम जो है वो उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए थोड़ा-सा उसको डील करना मुश्किल होता है बिकॉज़ उसने फंक्शनल मैनेजर्स का भी उसमें रोल होता है और उसको नेगोशिएट भी करना पड़ता है। काइंडली होल्ड कीजिएगा, सॉरी आई हैव सम डिस्टर्बेंस हियर। ओके, सो सॉरी जी, ये पार्ट टाइम टीम हो गया। अच्छा, उसके बाद विद अ पार्टनरशिप और वर्चुअल टीम कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो एग्ज़ाम क्वेश्चन के अंदर जिस टाइप की टीम आपको बताई हुई है, जो सिनेरियो के अंदर है, आपने अकॉर्डिंगली जो है ना उसी तरह का ऑब्वियसली आपके लिए आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। इनपुट्स क्या होंगे एक्वायर रिसोर्सेज़ के लिए? पहले तो मेरे पास एक रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान होगा जो एक्चुअल में मुझे ये बताएगा कि रिसोर्सेज़ को एक्वायर कैसे करना है, कोई प्रोसीजर है, कोई एडवर्टाइज़मेंट देनी लाज़मी है या मैं इंटरनल रेफरेंस के थ्रू लोगों को एक्वायर करूँगा। फिर रिसोर्सेज़ की जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है, वो हम देखेंगे जिसके अंदर लाइक जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अभी हमने एस्टिमेट किया था, कितनी-कितनी चाहिए और कब-कब चाहिए, वो हमारे पास आ जाएगा। देन प्रोजेक्ट शेड्यूल एक्चुअली में ये कब वाले पार्ट को डिस्कस करता है और कॉस्ट बेसलाइन के अंदर वो डब्ल्यूबीएस के एलिमेंट होता है जिसको कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज़ सॉरी ज वो एलिमेंट होता है जो हमें उसकी कॉस्ट की लिमिटेशंस या जो फंड्स हमने एलोकेट किए हुए हैं, वो हमें बताता है। तो हमें जब मार्केट से रिसोर्सेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम इन इन कॉस्ट लिमिट से या इन फंड्स की लिमिट से ऊपर नहीं जाते। हम अपने बजट के अंदर रह के ही रिसोर्सेज एक्वायर करते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं? प्री असाइनमेंट्स क्या हैं? प्री असाइनमेंट बेसिकली ये वो टूल टेक्निक है जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट की इवन स्टार्ट से पहले ही कुछ लोगों को प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन कर देते हो। आप उनको एक्वायर कर लेते हो। अब इसमें फिजिकल रिसोर्सेज भी हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं जो हम पहले बात कर चुके हुए हैं। नेगोशिएशन इज़ अनदर टेक्निक और ये नेगोशिएशन कहाँ चाहिए होगी बाय द वे? कैन यू टेल मी? क्या पूछा आपने? नेगोशि नेगोशिएशन? हाँ, हम एक्वायर टीम के लिए क्यों चाहिए होगी? किस एक्वायर टीम नहीं, एक्वायर रिसोर्सेज़ के लिए कब-कब, कहाँ-कहाँ चाहिए होगी?
सर जहाँ प्रोक्योरमेंट में चाहिए होगी, स्टेक होल्डर की नीड्स चेक करने के लिए चाहिए होगी। अच्छा, मैंने अगर रिसोर्सेज किसी फंक्शनल मैनेजर से लेनी है और वो बंदे देने के लिए तैयार नहीं है, सर वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन फिर आपको करनी पड़ेगी। हाँ, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ये है। यू विल सी नेगोशिएशन रेफरेंस फ्रीक्वेंटली ऑन द एग्जाम, और ये वाकई ये है, ठीक है, एज इट रिलेट्स टू gaining resources from within your organization and in procurement situations. Now, to negotiate for HR or physical resources from within organization, project manager को क्या कुछ सोचना चाहिए? He should know or she should know the needs of project and its priority within the organization. इसका मतलब ये है कि आपने एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से कहा मुझे ये रिसोर्स चाहिए, ठीक है जी। एक और प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो कहता है यार मुझे भी चाहिए। एक और प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो कहता है मुझे भी 2 बंदे और चाहिए। फिलहाल हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे इसके पास 4 लोग अवेलेबल हैं, इस मैनेजर को। तो वो किस-किस को देगा? अब ऐसे केस में एक्चुअल में जो पीएमओ है या जो प्रोग्राम मैनेजर है, वो बताएगा कि कौन सा वाला प्रोजेक्ट है इम्पोर्टेंट है, और उस मैनेजर को एक्चुअल में ये बताया जाएगा कि यार ये वाला प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, पहले इसको दो, फिर उसके बाद इस वाले प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी है, इसको दो, और अगर फिर भी बच जाते हैं तो फिर बेशक इसको दे दो, अदरवाइज अगर सफर करवाना है तो इस वाले प्रोजेक्ट को सफर करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी क्या है, नंबर वन। Number two, project managers should be able to express how the resource manager will benefit from assisting project manager. आपने ये सिर्फ आपकी जरूरत नहीं है, वो रिसोर्स मैनेजर बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल तो हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हैं, चाहे वो फंक्शनल मैनेजर है या चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो आपने उसको ये बावर कराना है कि हम ये रिसोर्सेज ले रहे हैं, ये सिर्फ मेरा बेनिफिट, कोई पर्सनल बेनिफिट ऑब्वियसली नहीं है, दिस इज फॉर द बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको भी इसके अंदर बेनिफिट होगा। आप नेगोशिएशन के अंदर यू शुड प्रेजेंट योर केस इन अ वे कि आपको उस जो फंक्शनल मैनेजर है उसको उसके अंदर कोई बेनिफिट दिखाएं। देन अंडरस्टैंड दैट द रिसोर्स मैनेजर हैज देयर ओन वर्क टू डू, अपना काम भी डिपार्टमेंट का करना है, एट द सेम टाइम उसने दूसरों को भी देना है, ठीक है। तो आप इस तरह नहीं हो सकते बस ऑफिस में लात मार के एंटर हुए कि मुझे 5 बंदे दे दो अभी के अभी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने उनको प्रॉपर वे में टाइम देके वो करना है। सो अंडरस्टैंड दैट रिसोर्स मैनेजर हैज देयर ओन वर्क टू डू एंड दैट द इंडिविजुअल मे नॉट गेन बेनिफिट्स फ्रॉम सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट। तो इसलिए उसका कोई मे बी लिंक भी ना हो आपके प्रोजेक्ट से, तो आपने उससे जब नेगोशिएट करना है तो उसमें कोई मतलब उसको इस तरह उस इस लिमिटेशन को आपने जरूर देखना है कि यार हमने किस तरह कितना असर्टिव होना है, कितनी रिक्वेस्ट करनी है, कितना हम्बल होना है, और कितना पहले उसको वार्न करना है, और कितना उससे एश्योरेंस लेनी है कि हाँ भाई मुझे मिल जाएगा ना सर, पक्की बात है ना, और कितनी दफा उसको रिमाइंड कराना है। ओके, इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर शुड नॉट आस्क फॉर द बेस्ट रिसोर्स इफ द प्रोजेक्ट डज नॉट नीड देम, वो जो मैंने पहले बता दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी एबल टू प्रूव। अच्छा, फिर आप जब जाते हो ना रिसोर्सेज को लेने के लिए, वो कहता है यार आप ये 3 से काम चला लो ना, आपको 4 क्यों चाहिए?